कार्यक्रम का अंतिम भाग इस सीजन का जनवरी से प्रारंभ था, अभी मार्च है। उसके बाद दूसरा सीजन अप्रैल से प्रारंभ होगा। किंतु एक खुशखबरी इसमें यह है कि अब 2 सीजन को मिला करके एक ही 6 महीने का, ताकि अन्य जो विषय है वो छूटे मत। साल भर में 2 सीजन 6 महीने का करने का प्लानिंग है। ये संगत जो है अगले 3 महीना के लिए और आगे बढ़ेगा। इसी में आर्थिक गण व्यवस्था के भी विषयों को जोड़ा जाएगा, ताकि शुरू से अंत तक निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस जीवन में हमको क्या करना है, कैसे जीवन का सही प्रबंधन करना है, इसका कुछ निष्कर्ष निकले। सिर्फ सुनने से, सिर्फ ज्ञान अर्जित करने से कोई सफलता नहीं मिलती। ज्ञान का उपयोग कैसे करना वो महत्वपूर्ण होता है। ज्ञान तो चारों तरफ फैला हुआ है, जानकारी के रूप में फैला हुआ है। हम गूगल में, यूट्यूब में सर्च करते हैं, चाहे पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो ज्ञान हमको मिल जाता है। लेकिन सिर्फ ज्ञान मिल जाने से जीवन सफल नहीं होता। और ज्ञान जो है सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं है। उस ज्ञान का उपयोग कैसे, कहां पर, किस तरीके से करना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ज्ञान का कोई निर्धारित आयु नहीं होता। यदि आपने कोई ज्ञान अर्जित किया है और उसका उपयोग ना हो, तो धीरे धीरे वो ज्ञान खत्म होने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने ड्राइविंग सीखा गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन वो कभी गाड़ी चलाने का उनको मौका ही नहीं मिला, कभी चलाया ही नहीं, तो उनका सीखा हुआ ज्ञान धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि सीखने की प्रक्रिया जो प्रयोग करके की जाती है, ज्ञान अर्जन की जो प्रक्रिया है उसको भले ही सुन करके किया जाता है, लेकिन शिक्षा को अभ्यास करके, प्रयोग करके उसको अर्जित किया जा सकता है। जैसे किसी को अगर कंप्यूटर चलाना सिखा दे बोल करके, और वो सुन करके सीख ले, यह संभव नहीं है। उसको खुद कंप्यूटर पकड़ना पड़ेगा, कंप्यूटर के सामने उसमें लिखना पड़ेगा, उसमें टाइपिंग करना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वो कंप्यूटर सीख सकता है। तो ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया दोनों अलग अलग चीजें हैं। और जीवन प्रबंधन हमको सीखना है। अपने जीवन में हमारे पूर्वजों द्वारा बताए मार्ग को उतारना है, उन आदर्शों का पालन करना है। अन्य समुदायों में जो अनुशासन होता है, उस अनुशासन का वो अक्षरशः पालन करता है। और यदि भूल से भी उस अनुशासन का उल्लंघन होता है, तो अपने आप को
दंडित करने के लिए ये समाज के पास, समाज के द्वारा जो सुनाए हुए जो दंड सजा है उसको स्वीकार करने के लिए वो तैयार रहता है। गलतियां इंसानों से होती है, किंतु उन गलतियों को स्वीकार करना भी एक अनुशासन का अंग होता है। ये मान के चलिए कि हम सब लोग एक ओपन गुरुकुल संचालित कर रहे हैं कोई अपने संगत के माध्यम से। ये गुरुकुल है, समझिए। और हम सब लोग इस गुरुकुल के सदस्य, जहाँ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। और इसके सभी दर्शनों को, सभी ज्ञान को समय समय पर अपने चरित्र में, व्यवहार में दिखाना है। ये ज्ञान भी याद हो और साथ में वो हमारा प्रयोग भी हो, उसका उपयोग भी हो हमारे जीवन में। जैसे कल परसों के जो सत्र था, उस सत्रों में हम लोगों ने पंचवंदनी तत्व की व्याख्या कर रहे थे। पंचवंदनी तत्व में सगा, गोटुल, पेट कड़ा, कुनेम और मुठवा। जहां पर सगा की बात आए, समुदाय की बात आए, समाज की बात आए, वहां पर सगा समुदाय को प्राथमिकता देना पड़ेगा। जैसे अपने हित की बात हो और समाज हित की बात हो, दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो समाज हित को प्राथमिकता देना पड़ेगा, क्योंकि समाज, सगा और समुदाय सर्वोपरि है। क्योंकि सगा समुदाय पर बहुत से लोग आश्रित होते हैं, लेकिन हम पर सिर्फ हम ही आश्रित होते हैं, हमारा परिवार आश्रित होता है। और दूसरा गोकुल, गोकुल मतलब ज्ञान का केंद्र, या गुरुकुल के, जिससे अभी हम लोग ये संचालित कर रहे हैं, ये भी एक गुरुकुल है। हर एक गांव में, हर ब्लॉकों पर गुरुकुल की स्थापना हो, तो वंदनी तत्व जहां पर गुरुकुल की बात आए तो उसको प्राथमिकता देना होगा, तभी वो स्थापित हो पाएगा। पेन कड़ा का सम्मान सदैव करना चाहिए। हम कितनों शिक्षित हो जाए, कितनों संपन्न हो जाए, पेन कड़ा के प्रति आदर का भाव, सम्मान के भाव होना चाहिए। पुनेम का मतलब सत्य का मार्ग, जैसे मूल सूसर है, पानी लिंगों द्वारा बनाया हुआ सेवा सर है, योग और तंद्रा, प्रकृति के वो सभी नियम, सत्य पर आधारित नियम जो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण दर्शन है, वो पुनेम के अंतर्गत आएगा। और मुठवा, मुठवा का मतलब होता है मुखिया अथवा गुरु। इसका जीवन में बड़ा महत्व है। बिना लीडर के
जीव जंतु भी संगठित नहीं हो सकते। मधुमक्खियों का मुख्य होता है, इसलिए वो एक ही छत्ते में इतने ढेर सारे शहद का निर्माण करते हैं। मधुमक्खियों का मुखिया नहीं होता, उसका लीडर नहीं होता, उसका मुखिया नहीं होता, तो कोई भी मधुमक्खी एक साथ नहीं रहते। जब मधुमक्खी एक ही साथ नहीं रहते, एक ही छत्ता में नहीं रहते, तो सभी मधुमक्खी अपने अपने पर्सनल निजी निजी छत्ता बनाते हैं और अकेले उस पर रहता है छत्ते पर। अब अकेले शहद का निर्माण करने की कोशिश करता है, तो कभी इतने ढेर सारे मात्रा में शहद का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए वो अपने मुखिया के आदेश और निर्देश के आधार पर सभी मधुमक्खियां अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हैं और एक ही छत्ते में बहुत ढेर सारा शहद का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से चींटी कितना अनुशासित होता है, दीमक कितना अनुशासित होता है। कोई भी अपने समूह से बाहर रास्ते पर नहीं चलता, सब एक कतार में चलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सबको निर्देशित करने वाला, सबको अनुशासित करने वाला उसका भी मुखिया होता है। चींटियों का मुखिया, चींटियों का सरदार, मधुमक्खियों का सरदार, दीमकों का सरदार। भेड़ समूह में, ग्रुप में रहता है, क्योंकि उस समूह को अनुशासित करने वाला, उसका जो चरवाहा है, उसका जो मुखिया है, वो होता है। एक भेड़ अगर पानी में कूद दे तो सारे भेड़ उस पानी में कूद देगा तैरने के लिए, भले वो डूब जाए, डूबने के लिए। एक भेड़ जो मुखिया भेड़ है, वो जिधर दौड़ता है उधर ही सारे भेड़ दौड़ते हैं। ये संगठित शक्ति है। और हमारे कबीलाई गण व्यवस्था में भी इसी प्रकार से लुटवा नामक जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण से गांव में रहने वाले सब लोग किसी एक मुखिया के निर्देश का पालन करते हैं। इसीलिए सब लोग संगठित रहते हैं और सब लोग एक साथ तरक्की करते हैं। संसाधनों का सब लोग सामूहिक रूप से उपयोग करते हैं। जब कोई निर्देशित करने वाला ना हो तो हर एक व्यक्ति अलग अलग हो जाएगा। एक रास्ते पर कभी कोई चल ही नहीं सकते। जब एक रास्ते पर चल ही नहीं सकते, सब अलग अलग बिखर जाएंगे, तो कोई दूसरा हम पर शासन करने लगता है, कोई हमको नियंत्रित करने लगता है, कोई दूसरा। और चंद मुट्ठी भर लोग आकर के हमको अपना गुलाम बना लेते हैं, अपने इशारों पर काम करवाते हैं। शहरों में जितने दुकान है, जितने भी बिल्डिंग है, सड़क है, सब में मजदूरी का काम हमारे लोग करते हैं। जबकि हमारे लोगों को इस देश का शासक होना चाहिए था, इस देश पर शासन करना चाहिए था, सभी संसाधनों के मालिक होना चाहिए था हमारे लोगों को। लेकिन हमारे सब लोग बिखरे हुए हैं, जिसके कारण से कोई दूसरा हम पर शासन करता है। यहाँ तक कि हमारे लोगों को सरपंच बना करके, पंच बना करके,
जनपद जिला बना करके कोई दूसरा उस पद का उपयोग करता है। भले विधायक हमारा होगा लेकिन विधायक का उपयोग कोई दूसरा करता रहा है। दादा हीरा सिंह बरकाम जी कहा करते थे, गुरु और ग्रंथ के बिना भटक गया सारा दुनिया। जिसका मुखिया ही नहीं होगा, जिसका मुखिया ही नहीं होगा, वो कैसे तरक्की कर सकता? और जिस मुखिया की बात को कोई न माने, वो कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। ग्रंथ का मतलब एक आचरण संहिता, जिसे भारत का संविधान भारत का ग्रंथ है। इस देश के नागरिकों को अनुशासित करता है कि देश के समस्त नागरिक इस संविधान के दायरे में रह करके इस देश की तरक्की करेंगे। वो इस देश का एक आचरण संहिता, उसका नियम का जो उल्लंघन करता है वो देशद्रोही कहलाता है। वो ग्रंथ है, भारत का ग्रंथ। और सभी को निर्देशित करने वाला शासन प्रशासन है। ठीक उसी प्रकार से हम कोयतुर जनों का जो ग्रंथ है वो कोया पुणे प्राकृतिक सत्य का मार्ग है। कोई धर्म हमारे जीवन को निर्णय नहीं करेगा कि हमको कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या पीना है। कोई धर्म गुरु आकर के हमको, बाहरी धर्म गुरु आकर के हमको निर्देशन नहीं दे सकता। हमारे समाज का, हमारे समुदाय का, हमारे कबीले का, हम कोयतुर जनों का मुखिया होना चाहिए और हम कोयतुर जनों का आचरण संहिता होना चाहिए, ग्रंथ होना चाहिए। वो ग्रंथ है कोया पुणे, जो अलिखित अवस्था में है, क्योंकि कोया पुणे इतना विस्तृत है कि उसको लिखा भी नहीं जा सकता। और जब हम लिख नहीं सकते तो उस अवस्था में गुरुओं की जरूरत पड़ता है, क्योंकि कहीं लिखा होगा तो हम लिख करके ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और जब लिखा ही नहीं है तो उस ज्ञान को बताएगा कौन? इसीलिए गुरुओं की, मुखवा लोगों की जरूरत पड़ती है। शंभू शेख मुखवा थे, पारी कुपाल लिंगो जी मुखवा थे, लेकिन अब के समय में कई लोग अपने अपने खुद के छोटे छोटे टुकड़े ये समूह बना करके खुद ही मुखिया बन गए और कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, सब अपने अपने मन का करेंगे। जो थोड़ा सा शिक्षित हो जाता है वो किसी की बात नहीं सुनेगा, जिसको थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है वो भी किसी की बात नहीं सुनेगा। जिस प्रकार से तिब्बतियों के दलाई लामा है, जिस प्रकार से ईसाइयों के वेटिकन सिटी में पोप है, जिस प्रकार से अभी के हिंदुओं का शंकराचार्य लोग हैं, मुस्लिमों का सुप्रीम उनका जो इमाम होते होंगे या फिर जो भी नाम हो सुप्रीम लीडर का, वो होते हैं। हमारे समाज का क्या है? हम लोग तो पंचायत लेवल पर देखिए तो सरपंच को ही अपना मुखिया समझने लग जाते हैं।
जबकि सरपंच जो है सरकार और हमारे गांव के बीच का एक प्रतिनिधि है, वो मुखिया नहीं है। और ग्राम पंचायत एजेंसी है जो हमारी समस्या को सरकार तक पहुंचाती है और सरकार से योजनाओं को गांव तक लाने वाला एजेंसी है। वो मुखिया नहीं, मुखवा नहीं है। मुखवा सांस्कृतिक पद होते हैं। अब गांव से बाहर निकलते हैं तो विधायक सांसद को अपना मुखिया मान बैठते हैं, अपना मुखवा मान बैठते हैं। और हर पार्टी के अलग अलग मुखिया, अलग अलग सांसद, अलग अलग विधायक, अलग अलग नेता। तो जिस प्रकार से दलाई लामा है, जिस प्रकार से हमारे शंभू शेख हुआ करते थे, उसी प्रकार से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमारी एक खुद का एक राजधानी बनना चाहिए, ट्राइबल टेरिटरी का, गण व्यवस्था का। और वहां सर्वोच्च पद हो और वहां से निर्देश जारी हो, वहां से आदेश जारी हो, उसकी संसद हो, बकायदा सेंट्रल लेवल का सुप्रीम जो मुखिया होगा उसका खुद का संसद होगा, उसका खुद का न्यायालय होगा, उसके खुद के कार्यपालिका होंगे, वहां से विधि बनेगा, नीति बनेगा, वहां से आदेश निर्देश जारी होगा, जिसको समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पालन करने की अनिवार्यता हो। और सब लोग उस आचरण संहिता के दायरे में रह करके अपने समुदाय को समृद्ध और आगे ले जाने की कार्य योजना पर कार्य करें। जीव जंतु भी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से भी हमको सीखना चाहिए कि सभी जीव जंतु अपने कबीले का विकास करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चींटी, मधुमक्खी, दीमक अपने समूह की सुरक्षा के लिए, अपने समूह के विकास के लिए वो कभी किसी के सामने झुकते नहीं है। भले जो है उनकी जान चली जाती है, लेकिन अपने कबीले का सौदा नहीं करते, कभी सरेंडर नहीं करते। लेकिन हम सब लोग, हमारे समुदाय के सब लोग हर जगह बिकने के लिए रेडी रहते हैं। कोई दारू में बिक जाता है तो कोई तंबाकू में बिक जाता है, तो कोई अपने गांव की जमीन को ही मुआवजा के लालच में कंपनियों को बेच देता है, माइनिंग कंपनियों को। तो कोई अपने गांव का सौदा करके जमीन को अधिग्रहित करवा देता है, जंगल को कटवा देता है। ये बिना मुठवा के कारण से हो रहा है, मुठवा नहीं है हमारे। तो हर गांव लेवल पर भी गांव के मुखिया होना चाहिए, परगना के मुखिया होना चाहिए, गढ़ के मुखिया होना चाहिए, कोट के मुखिया होना चाहिए, और केंद्रीय लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर संयुक्त भू जनगणना ये भी मुठवा होना चाहिए। पूरा एक गण व्यवस्था एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। गण व्यवस्था एक जनतांत्रिक प्रक्रिया है, और इस गण व्यवस्था को हमको पुनर्से करना पड़ेगा, पुनर्जीवित करना पड़ेगा। गण व्यवस्था घर के भीतर से प्रारंभ होकर के संयुक्त भू जनगणना लेवल तक इसकी विधिवत संरचनाएं बनी हुई है। लेकिन एक भी संरचना में हमारे न तो मुठवा है और न लिंगो है।
बिखरे हुए हैं। मुठवा हमेशा वंदनीय है, क्योंकि मुठवा की बातों का, उनके आदेशों का, निर्देशों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुठवा कोई एक व्यक्ति का विचार नहीं होता है, मुठवा का विचार किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं होता, बल्कि उसके मंडल का, उसके कमेटी का, उसके संसद के विचारों का, उसके ज्ञान और अनुभव का सारांश होता है। जिस प्रकार कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना नहीं की जा सकती। यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को यदि पसंद नहीं है तो पुनर्याचिका किया जा सकता है, किंतु उस आदेश और निर्देश को कोई ये नहीं कर सकता कि मैं नहीं मानता हाई कोर्ट के आदेश को। ऐसा जो है अवहेलना नहीं किया जाता। ठीक उसी प्रकार से मुठवाओं की जो सही डिसीजन है उसको संपूर्ण समाज को मानना होगा, और यदि डिसीजन गलत हो मुठवा लोगों का तो उसको पुनर्अपील करके, पुनर्सुनवाई करके उसको परिवर्तित किया भी जा सकता है। क्योंकि हमारी गण व्यवस्था राजशाही व्यवस्था नहीं है कि एक बार जो है आदेश पारित हो गया तो उसको राजा के वचन की तरह निभाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। गण व्यवस्था एक लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक व्यवस्था है, राजशाही व्यवस्था नहीं है, न तानाशाही व्यवस्था नहीं है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था है गण व्यवस्था। और इसी गण व्यवस्था को, मुठवा पद को और इनके जितने पंचबंधनी तत्व हैं उनको मजबूत करने के लिए हमको एक्शन मोड में आना पड़ेगा, और एक्शन मोड में आने के लिए एक कार्य योजना का निर्माण किया गया है। उस कार्य योजना का नाम है आर्थिक गण व्यवस्था। ये कोया पुणे में जितने हम लोगों ने बातें सुनी वो सारे बातें कथा कहानी की तरह लग सकता है, किंतु उन कथा कहानियों को जीवन में अमल में लाने के लिए, उसको हकीकत में बदलने के लिए एक आधुनिक व्यवस्था की जरूरत है, और उस व्यवस्था का नाम है आर्थिक गण व्यवस्था। बिना आर्थिक गण व्यवस्था के जो हमारे पूर्वजों के जो दर्शन है, सिद्धांत है, योग और तंद्रा का जो सिस्टम है, मूल सुसर्री का जो सिस्टम है, सेवा सर्री का जो सिद्धांत है, उसको प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतारने के लिए हमको संसाधनों की जरूरत पड़ेगा, प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगा, संपत्तियों की जरूरत पड़ेगी। अब वो तभी आ पाएगा जब हम आर्थिक गण व्यवस्था में को अमल में ला करके फिर से इन सब चीजों को जीवित करना। अब ये 5 बंधनी तत्व जो बताया गया उसमें बताइए कोई एक भी अस्तित्व में है? सगा, क्या पूरी तरह से सगा की जो सिद्धांत है उसको सब लोग मान रहे हैं? पूरी तरह से नहीं मान रहे। अब तो नया पीढ़ी और भी सगा वाला सिद्धांत को नहीं मानेगा। उस शहर में ही जाके रहता है, रिश्ते नाते गोत्र उसको कुछ पता ही नहीं रहता, और नया पीढ़ी के दिमाग में डाला जा रहा है कि इंटर कास्ट मैरिज होना चाहिए।
जाति और समाज से ऊपर उठना चाहिए और हमको अन्य जातियों के साथ भी विवाह करना चाहिए। ऐसी बातें नव पीढ़ी के माइंड में डाला जा रहा है, क्योंकि वैसी संगति चल रहा है। तो सगा कहां से बचेगा? बच ही नहीं सकता। दूसरा, गोटुल गोटुल जो है कहाँ है? गांव में कहीं नहीं, पहले रहता था। अब गोटुल का स्थान को स्कूल और कॉलेज ले रखा है, और उन स्कूल और कॉलेज में हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति की एक शब्द बातें नहीं होती है। इसलिए वहां से जो बढ़ करके निकलता है वो अपने समाज को ही पीछे छोड़ करके, उसको धक्का मार करके छोड़ देता है समाज को, और अपना खुद का एक शिक्षित वर्ग का समाज बना लेता है। उसी प्रकार से पेट कड़ा, अब अपने पेट कड़ाओं को कभी याद नहीं करते, कभी पता भी नहीं कि हमारे पेट कड़ा में कौन कौन सी पेट गुफा है, और दूसरे धर्मों के तीर्थों का यात्रा करने के लिए ललायित रहते हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा में लोग पहुंचे रहते हैं। नवरात्र के दिनों में अष्टभुजी दुर्गा का डीजे लगा करके लोग अपने अपने गांव में दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने में बिजी रहते हैं। गणेश चतुर्थी में गणेश की मूर्ति लगाने में बिजी रहते हैं। दूसरे के त्योहारों को इतना धूमधाम से लोग मनाते हैं और अपने त्योहारों के बारे में पता नहीं है, अपने पेट शक्तियों के बारे में पता नहीं है, दूसरे भगवानों के बारे में सब कुछ पता है। तो हमारा पेट कड़ा कहाँ है? फिर कैसे बचेगा? पुनेम की तो बात ही छोड़ दीजिए। लोगों को धर्मों की कहानी सब कुछ याद है, महाभारत की कहानी याद है, रामायण की कहानी याद है, गीता के उपदेश याद है, लेकिन पुनेम का एक शब्द याद नहीं, एक ठो दर्शन याद नहीं। कैसे समाज बचेगा? और पांचवा जो मुठवा है ही नहीं कहीं। इन सब को पुनर्स्थापित कर, इसीलिए पुनः संगत की कड़ी को मार्च में खत्म न करके वो 6 महीना मतलब 3 महीना और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि इसके आगे की कार्य योजनाओं को भी शामिल किया जा सके। अब करना क्या है और कैसे करना, ये बातें भी आना चाहिए। अब इतिहास बस पढ़ ले, उसके बाद कहानी खत्म, आगे करना क्या। इसलिए आर्थिक व्यवस्था को अंतिम लक्ष्य तक हमको पहुंचना। चलिए आज के योग और तंत्रा में चलते हैं, क्योंकि योग और तंत्रा ही ज्ञान को हमारे भीतर स्थापित करता है, हमारे चरित्र को आदर्शवान बनाता है। योग और तंत्रा आज 6:47 हो गए, इसलिए ज्यादा लंबा ना लेते हुए संक्षिप्त में चलेंगे। सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाए, कमर और पीठ सीधा रहे, गहरा लंबा श्वास भरना है और गहरा लंबा श्वास छोड़ना है।